आज दुनिया के ज्यादातर देशों में हमें डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। इवन नॉर्थ कोरिया जैसा देश भी, जो कि एक टोटलिटेरियन डिक्टेटरशिप है, वो भी ये क्लेम करता है कि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, क्योंकि वहां पे भी सो कॉल्ड इलेक्शंस होते हैं और जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो लोगों द्वारा चुना जाता है। वो बात अलग है कि इलेक्शन में कैंडिडेट सिर्फ एक ही होता है और उसी को वोट करना कंपलसरी भी होता है। तो क्यों आज नॉर्थ कोरिया जैसे देश भी अपने आप को डेमोक्रेटिक बोल रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि आज के टाइम पे डेमोक्रेसी इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है कि अनडेमोक्रेटिक होने का धब्बा इतना गंदा हो गया है कि उसे कोई देश नहीं लगवाना चाहता। इससे हमें ये तो पता लगता है कि डेमोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या हम रियलिटी में ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो आज मैं आपको दो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स दूंगा जो कि डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज करते हैं और हमें ये बताते हैं कि डेमोक्रेसी उतनी भी अच्छी नहीं है जितनी हम सब समझते हैं। फर्स्ट, डेमोक्रेसी इज द रूल बाय द इग्नोरेंट। हम सबको पता है कि डेमोक्रेसी एंशिएंट ग्रीस से आई। इवन ये जो वर्ड है डेमोक्रेसी, ये भी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, डेमो प्लस क्रेसी, जहां डेमो का मीनिंग है पीपल और क्रेसी का मीनिंग है टू रूल, यानी कि रूल बाय द पीपल। लेकिन इसके बावजूद भी एंशिएंट ग्रीस के सबसे महान थिंकर्स में से एक प्लेटो, जिन्हें फादर ऑफ फिलोसफी भी कहा जाता है, उन्होंने डेमोक्रेसी का स्ट्रिक्ट अपोज किया था। प्लेटो के अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी इज नॉट द रूल बाय द पीपल बट इट इज द रूल बाय द इग्नोरेंट, क्योंकि प्लेटो के हिसाब से डेमोक्रेसी में लोग इग्नोरेंस और लैक ऑफ इंफॉर्मेशन से लीडर्स को चूज करते हैं, ना कि किसी स्किल या एक्सपर्टीज से। जब आम जनता इलेक्शंस में वोट करती है तो वो ज्यादातर अपनी इंट्यूशन के बेस पे ऐसा करती है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि कोई भी गलत कैंडिडेट इलेक्शन जीत जाता है, जो कि सोसाइटी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। प्लेटो ने अपनी बुक द रिपब्लिक के पार्ट 6 में डेमोक्रेसी को एक शिप नेविगेशन की एनालॉजी से समझाया है। प्लेटो कहते हैं कि मान लीजिए अगर आपको एक शिप में ट्रैवल करना है तो उस शिप का कैप्टन कौन होना चाहिए? कोई भी रैंडम इंसान जो आपको ये क्लेम करे कि वो एक शिप को चला सकता है, या वो इंसान जिसके पास प्रॉपर एजुकेशन और स्किल है उस शिप को चलाने की? ऑब्वियसली दूसरे वाला। तो प्लेटो कहते हैं कि ठीक उसी तरह से अपने रूलर या गवर्नमेंट को चूज करने का राइट भी सिर्फ उन लोगों के पास होना चाहिए जिनके पास प्रॉपर स्किल और एक्सपर्टीज है वो डिसीजन लेने की, ना कि किसी भी लेमैन के पास जो अपनी फीलिंग्स और इंट्यूशन के बेसिस पर डिसीजन लेता है। प्लेटो के अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी का ये नोशन कि हर एक वोट इक्वल होगी, बेशक वो एक कॉमन मैन से आई है या फिर एक एक्सपर्ट से, ये फ्लॉड है। क्योंकि बेशक से डेमोक्रेसी हर एक इंसान के ओपिनियन को इक्वल कंसिडर करती है, लेकिन रियलिटी में हर एक ओपिनियन की वैल्यू इक्वल नहीं होती। एक कॉमन मैन और एक एक्सपर्ट की वोट में बहुत डिफरेंस होता है। प्लेटो का मानना था कि वोट करना एक स्किल है जो किसी भी रैंडम इंसान के पास नहीं होती। ये स्किल लोगों में डेवलप करनी पड़ती है थ्रू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। और अगर बिना नॉलेज और स्किल के सभी लोग इलेक्शंस में वोट करेंगे तो इससे सोसाइटी में डेमागोग्स पैदा हो जाएंगे। डेमागोग वो नेता या लीडर होता है जो लोगों के इमोशंस को मैनिपुलेट करके या झूठ बोलकर उनसे सपोर्ट हासिल करता है। डेमागोग्स अच्छी ओरेटरी के थ्रू पब्लिक ओपिनियन को कंट्रोल करते हैं और लोगों से वोट्स हासिल करते हैं। आज के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ये चीज़ कितनी ज़्यादा वैलिड है। आप देख सकते हैं अपने आसपास हमारा समाज भरा हुआ है ऐसे लीडर्स से जो कि लोगों को मैनिपुलेट करके उनसे वोट्स हासिल करते हैं। आज के टाइम पे नेता लोग टीवी और मीडिया का यूज करते हैं लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए और पब्लिक ओपिनियन को कंट्रोल करने के लिए। तो जिसकी पब्लिक ओपिनियन पे सबसे ज्यादा पकड़ है, जिसने जितनी ज्यादा मीडिया को खरीद रखा है, वो उतने ही ज्यादा लोगों को मैनिपुलेट कर रहा है और उसका वोट बैंक भी उतना ही बड़ा है। इलेक्शंस के टाइम पे सभी लीडर्स इतना ज्यादा पैसा खर्च करते इन्हीं सब कामों में। इसी डेमागोगरी की वजह से प्लेटो को कोई विश्वास नहीं था डेमोक्रेसी पे। प्लेटो के अनुसार एक डेमोक्रेसी में सब कुछ ऑर्डिनरी सिटीजन्स की इंपल्सिस से चलता है, ना कि स्किल और एक्सपर्टीज से। उनके हिसाब से इलेक्शंस में वोट करने जैसा बड़ा काम सिर्फ एक्सपर्ट्स को ही करना चाहिए, आम जनता को नहीं। प्लेटो की ये बात वैसे सही भी है एक हिसाब से देखी जाए तो, क्योंकि आप कहीं भी किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन को देख लो, जैसे कि सभी बिजनेस कॉर्पोरेशंस, आर्मीज, हॉस्पिटल्स, इन सभी जगह पे जो भी डिसीजन मेकिंग का काम है वो वही लोग करते हैं जिनके पास प्रॉपर एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस होता है। और सिर्फ बड़े इंस्टीट्यूशंस या बड़े काम ही नहीं, बहुत ही छोटे और ट्रिवियल कामों के लिए भी वी नीड एक्सपर्टीज। जैसे कि मान लो अगर आपका जूता फटा हुआ है तो उसे सिलवाने के लिए भी आपको मोची के पास जाना पड़ेगा, एक ऐसा इंसान जिसकी इस काम में एक्सपर्टीज और स्पेशलाइजेशन है। या फिर मान लो यू नीड अ हेयर कट, देन ऑल्सो यू गो टू अ हेयर ड्रेसर। तो जब इतने छोटे छोटे कामों से लेकर बहुत बड़े बड़े कामों के लिए भी हमें स्किल और एक्सपर्टीज चाहिए होती है, तो जब बात आती है इस डिसीजन को लेने की कि देश को कौन चलाएगा, तो वहां कोई एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस और नॉलेज हमें क्यों नहीं चाहिए? सेकंड, योर विल कैन नेवर बी रिप्रेजेंटेड। ये क्रिटिक आता है 18th सेंचुरी के एक फेमस यूरोपियन थिंकर रूसो से। देखिए आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो भी डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है वो इनडायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है।
क्योंकि इसमें हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं जो आगे पार्लियामेंट में हमारे इंटरेस्ट और हमारी विल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे रूसो कहते हैं कि दोज रिप्रेजेंटेटिव्स कैन नेवर ट्रूली रिप्रेजेंट योर विल, यानी कि जो एक आम सिटीजन का इंटरेस्ट है वो एक लीडर कभी समझ ही नहीं सकता और ना ही रिप्रेजेंट कर सकता है। रूसो अपनी फेमस बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखते हैं, द डे यू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स इज द डे यू लूज योर फ्रीडम। आज के टाइम पे भी एग्जैक्टली यही होता है। इलेक्शन होने से पहले तक तो सभी लीडर्स आपके आगे पीछे घूमते हैं, क्लेम करते हैं कि दे अंडरस्टैंड योर इंटरेस्ट और वो बहुत अच्छे तरीके से उन्हें रिप्रेजेंट करेंगे आगे। पर फिर जैसे ही इलेक्शंस होते हैं तो वो गायब हो जाते हैं अगले 5 साल तक। मतलब चली गई आपकी फ्रीडम अगले 5 साल तक। मतलब ये कि हम सब 5 साल में सिर्फ एक ही बार फ्री होते हैं। देखो, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि डेमोक्रेसी कोई गलत सिस्टम है और ये एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए या फिर हमें इसे रिप्लेस कर देना चाहिए। आई नो कि डेमोक्रेसी के बहुत सारे फायदे हैं और इन क्रिटिसिज्म्स के भी काउंटर्स दिए गए हैं। मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको डेमोक्रेसी की कुछ लिमिटेशंस बताई हैं जो कि हम सबको पता होनी चाहिए ताकि हम उन पे वर्क कर सके और उन्हें करेक्ट कर सके, स्पेशली इंडिया जैसे देश में जहां डेमोक्रेसी अभी उतनी मैच्योर नहीं हुई है। तो आखिर में मैं यही बोलूंगा कि हमने डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी के नाम से ही बस टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है। हमें लगता है कि डेमोक्रेसी तो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो डेमोक्रेसी में कोई कमी क्यों होगी। पर डेमोक्रेसी एक्चुअली उतनी ही इफेक्टिव होती है जितना कि उसके आसपास का एजुकेशन सिस्टम। तो अगर हमें डेमोक्रेसी को और बेटर और इफेक्टिव बनाना है तो उसका बस एक ही सॉल्यूशन है और वो है एजुकेशन ऑफ द मासेस, जिनके कंधों पे डेमोक्रेसी रेस्ट करती है।